हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस रविवार को नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास हम नहीं ले पाए, इसके लिए हमें खेद है। आने वाले टाइम में हम लाइव क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे, पूरा प्रयास हमारा है। तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो टॉपिक है ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। कक्षा 10 के बच्चे, कक्षा 11 के बच्चे, 12 के बच्चे, आईआईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के बच्चे भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये जो टॉपिक है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। जो भी टॉपिक या रिएक्शन हम लिखें उसको नोट भी करते रहिए। इसके लिए आप कॉपी और पेन को लिए रहिए, बीच बीच में रिएक्शन को नोट करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। आज का टॉपिक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में सबसे पहले हम कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसी को हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ पुराने बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम कार्बनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ पुराने बंधों का टूटना, कुछ नए बंधों का बनना ही कार्बनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। ये क्या है? अभिकारक है। अटैकिंग रीजेंट आ गया, अटैकिंग रीजेंट को हम आक्रमणकारी अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। सभी लोग ध्यान दें, अभिकारक और आक्रमणकारी अभिकर्मक मिलकर के उत्पाद का निर्माण कराते हैं, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें सही सही आपको समझना चाहिए, अभिकारक और आक्रमणकारी अभिकर्मक जब मिलते हैं तभी उत्पाद का फॉर्मेशन होगा, तभी प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भागना नहीं कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे पदार्थ ही बेटा अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आक्रमणकारी अभिकर्मक। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। अभिकारक की जो सक्रियता है ना उसको बढ़ाने वाले पदार्थ को ही बेटा आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक, ये जो अभिकर्मक है ना वो है क्या? अभिकर्मक माने जो अभिकारक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थ ही बेटा अभिकर्मक कहलाते हैं। और अभिकारक और अभिकर्मक के मिलने से ही उत्पाद बनता है। और यहाँ लिखा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता क्या है? जो रिएक्शन स्लो हो रहा है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वह रिएक्शन क्या हो जाएगा? तेजी से होगा, और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी तेजी से होगा। क्या है उत्प्रेरक? ऐसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थ को ही उत्प्रेरक कहते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें। ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहेंगे हम? आप कहेंगे कुछ पुराने बंधों का टूटना, कुछ नए बंधों का बनना ही कार्बनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसमें हम देखते हैं अभिकारक और अभिकर्मक बेटा जब मिलेंगे तभी उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए? आपने कहा अभिकारक होना चाहिए, आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा,
तभी रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बातें समझ में आ रही हैं? सभी लोग तैयार रहें, जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं उसको अच्छे से समझें, कॉपी पे नोट भी करते रहें, बार बार रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो और आप बहुत ही बेहतर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सीखना है। अभी हमने आपको क्या बताया कि कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी की चर्चा हमने किया है। अब हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की चर्चा करते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हमको सीखना है। क्रियाविधि जो टॉपिक का नाम है, ध्यान दे। अभिकारक से उत्पाद बनने में बेटा जितने भी माध्यमिक पद आते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनने में जितने भी माध्यमिक पद आएंगे उसी को कहते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, जैसे आपने कक्षा 11 में नाम लिखवाया, मान लीजिए 11th का जो रिजल्ट आया, 11th में आप जब पास हुए, बीच में आपने जो जो प्रक्रिया किया, एडमिशन लिया, मंथली पेपर दिया होगा, प्री बोर्ड की परीक्षा आपने पास किया होगा, उसके बाद मेन परीक्षा दिया, फिर 11th का सर्टिफिकेट आपको मिला। ये बीच में जो जो किया आपको ना, इसी को क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे, आपने कहा क्या, यहाँ जो रिएक्टेंट है और अटैकिंग रिएजेंट मिलकर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बीच में क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सभी लोग समझें? आर मीन्स रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक और अभिकर्मक मिलकर के उत्पाद बनाते तो हैं, लेकिन बीच में क्या होगा, कुछ बंध टूटेंगे, कुछ बंध बनेंगे। तो अभिकारक से उत्पाद बनने में बीच के जितने भी माध्यमिक पद आएंगे उसी को कहते हैं बेटा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। माने पदों का वह अनुक्रम जिनसे अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनने में जितने भी स्टेप होते हैं उसी को कहते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। आ रहा है समझ में? अभिकारक अभिकर्मक बेटा मिलेंगे, जो प्रोडक्ट बनता है जितने स्टेप के बाद बनेगा उसी को हमको पढ़ना है, उसी को कहते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। आ गया ना? अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी आपने किया उसी को क्रियाविधि कहते हैं। जो जो स्टेप यूज किया आपने, कुछ बंध टूटे होंगे, कुछ बंध बने होंगे, यही ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत कुछ नहीं है, पुराने बंधों का टूटना, नए बंधों का बनना। पुराना बंध बेटा कमज़ोर है इसीलिए वह टूटेगा, नया बंध जो है मजबूत है इसीलिए बनेगा। हमेशा रिएक्शन जो होता है स्टेबिलिटी के लिए होता है, और अच्छा करना है और बेहतर करना है, हम कितना अच्छा कर सकें, क्या करें और अच्छा हो, उसी के लिए रिएक्शन होता है। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका 3रा रैंक आता है आपकी क्लास में, और क्या करें कि हमारा पहला रैंक आए, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये क्या है, क्रियाविधि है। हमको रिएक्टेंट से, हमको स्टार्टिंग से लास्ट में रिजल्ट पाना है, हमारा एम है, हमको IIT क्वालिफाई करना है, हमको अपने क्लास में हम टॉप करना है। उसके लिए एक प्लानिंग करनी होगी, हमको रेगुलर पढ़ना होगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और कैसे बेहतर करें। आने वाले टाइम में टॉपर्स क्या करते हैं, वो जितना भी आप टाइम टेबल बनाएंगे, जो भी तैयारी करेंगे, उसी को बेटा बोलते हैं क्रियाविधि। रिजल्ट पाने के लिए जो भी हम करते हैं वो क्रियाविधि है। तो ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके बाद हम शुरू करते हैं इस टॉपिक में। इस चैप्टर में हमको सीखना है द फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधों का विदलन। हमारा जो टॉपिक है फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को बेटा हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंधों का विदलन। ये जो फिजन होता है ना, फिजन को हम विदलन कहते हैं। सहसंयोजक बंधों का विदलन माने सहसंयोजक बंधों का टूटना। माने सहसंयोजक बंध बेटा कितने टाइप से टूटता है, हमको ही पढ़ना है। तो उसके पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं।
पहले सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, उसके बाद सहसंयोजक बंधों का विवरण बेटा आपको हम बताएंगे, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। बस आप क्या करें, अच्छे से देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखेंगे, उसके बाद कॉपी पे नोट भी करेंगे। जब नोट करेंगे तो बातें समझ में आएंगी, आप बहुत ही बेहतर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। ध्यान दें, जैसे ए और बी दो एटम हैं, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने बोरबरी का नियम भी पढ़ा है, अष्टक नियम भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है और जितने भी एलिमेंट हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बंध बनाते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक एटम दूसरे एटम से बंध बनाता है। बंध क्यों बनाता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए या अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ए चाहता है कि हमारे पास कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बी भी चाहता है कि हमारे पास 2 हो जाए, तो दोनों ने क्या किया है, साझा कर लिया। कौन सा बंध है, यही है सहसंयोजक बंध। अब क्लियर करते हैं, नाम से क्लियर है, सहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जिसमें 2 परमाणु के समान इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध। सह माने साथ साथ, संयोजक माने संयोग करके, बंध माने जो बंध बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में साझा करके जो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाएंगे उसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये जो बंध है ना, इस बंध में दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, ए का भी इलेक्ट्रॉन है, बी का भी इलेक्ट्रॉन है। सहसंयोजक बंध, 2 एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए हैं, तो जो बंध बनेगा बेटा उसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम और बता सकते हैं क्या, कि हम कह सकते हैं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को बेटा हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इन द मॉलिक्यूल, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनेगा बेटा उसी को हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है, दोनों ने आपस में साझा करके बंध बना लिया। इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। आ रहा है समझ में। इस बंध पर दोनों का अधिकार है, ए का एक इलेक्ट्रॉन है, बी का भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो बंध बना है ना, इसी को सहसंयोजक बंध के नाम से हम जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे HCl की बात आपने किया, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8 और 7। बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसी भी एटम के बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। चूंकि 2, 8, 7 एक इलेक्ट्रॉन कहीं से Cl को और बेटा मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाए। हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको मिल जाए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए, तो दोनों नॉन मेटल हुए ना। सहसंयोजक बंध वहाँ बनता है बेटा जहाँ पर दोनों एटम को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और समान कमी, 2 एटम ऐसे होंगे, दोनों नॉन मेटल होंगे, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और समान इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दोनों आपस में साझा करेंगे और जो बंध बनाएंगे उसी को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। ये इसके पास एक की कमी, इसके पास एक कमी, दोनों ने साझा कर दिया। ये बंध बनाने से आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। ऐसा नहीं कि बंध आपने बना दिया, ऑक्टेट नहीं पूरा है, वह स्टेबल नहीं है, स्टेबल भी हो जाए, ऑक्टेट पूरा भी हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए, तब हम कहेंगे हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन बना। और कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसको हम बेटा सहसंयोजक बंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य, परमाणु माने एक से अधिक परमाणु, 2 परमाणु हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो साझा कर रहे हैं, साझा करके बेटा जो बंध बनाएंगे उसी को सहसंयोजक बंध कहेंगे। O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक बेटा 8 होता है, 2, 6, इसका भी 2, 6। बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख ही रहे हैं, इसके बाह्यकोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे,
साझा करके बंध बनाएंगे। इस प्रकार के बंध को बेटा हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सह माने साथ साथ, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साथ साथ साझा करके जो बंध बनाएंगे उसी को बेटा सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। तो O2 जो हमने दिखाया है ना, उसमें दोनों ऑक्सीजन जो एटम है उनके बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो हमने सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं उसके लिए कंडीशन आपको बता दिया है। दोनों नॉन मेटल हों, दोनों अधातु हों, दोनों के पास समान इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दोनों के इलेक्ट्रॉन साझा करें, दोनों के समान इलेक्ट्रॉन साझा करके बेटा जो बंध बनाएंगे उसी को हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सहसंयोजक बंधों का विदलन, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सहसंयोजक बंधों के विदलन में हमने आपको सहसंयोजक बंध के विषय में जानकारी दिया। अब आपको हम बताएंगे सहसंयोजक जो बंधों का विदलन होता है, मीन्स सहसंयोजक बंध को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, उसी को सीखना है। सभी बच्चे तैयार हैं ना? बातें समझ में आ रही हैं? सब लोग तैयार रहें, आलस्य नहीं करना है, एनर्जी के साथ लगे रहिए। जैसे ही हम जो टॉपिक बताएं उसको अच्छे से समझिए, तभी आप बेहतर करेंगे। ठीक है, ध्यान दें, सहसंयोजक बंधों का विदलन, इसका मतलब हुआ सहसंयोजक बंध को हम कितने टाइप से तोड़ सकते हैं। बेटा दो तरीके से तोड़ते हैं। पहला है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरे का नाम है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। सहसंयोजक बंधों को दो तरीके से बेटा तोड़ते हैं। सहसंयोजक बंधों का विदलन हम दो तरीके से कराते हैं। पहला है, इसको बेटा हम समविदलन के नाम से जानते हैं, समविदलन। इसको हम विषम विदलन कहते हैं, विषम विदलन। सहसंयोजक बंध को दो तरीके से तोड़ते हैं। पहले का नाम है समविदलन, दूसरे का नाम है विषम विदलन। समविदलन को बेटा हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, विषम विदलन को हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। तो हमें एक तरीके से सीखते हैं एक तरफ से कि समविदलन किसे कहेंगे, उसी की हमको चर्चा करना है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। तो समविदलन क्या है, ध्यान दें। जैसे A और B है, दो एटम हैं, ठीक है, दोनों के बीच कौन सा बंध बना है, सहसंयोजक बंध बना है। इस बंध को उनको तोड़ना है, इस बंध का विदलन कराना है। विदलन माने फिजन, फिजन माने इसको तोड़ना है। इसको दो टाइप से तोड़ते हैं, एक समविदलन, दूसरा विषम विदलन। तो हम समविदलन पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, यदि A और B के बीच सहसंयोजक बंध बना है, इसको हमको क्या करना है, हमको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है। हमको इसको तोड़ना कैसे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मीन्स होता है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा समान रूप से हो। ऐसा बॉन्ड को तोड़ो कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, B अपना ले ले। इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन को बेटा हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। उसको हम समविदलन के नाम से जानते हैं। A ने अपना ले लिया, चूंकि ये जो बंध बना है ना, A का एक इलेक्ट्रॉन है, B का भी एक इलेक्ट्रॉन है, सही है ना। ऐसा बॉन्ड को तोड़ो, A अपना ले ले, B अपना ले ले। माने परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा यदि समान रूप से हम कराते हैं, उसी को बेटा समविदलन कहते हैं। सम माने बराबर, विदलन माने बंध को हम तोड़ते हैं। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध को ऐसे तोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा समान रूप से हो। A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और B अपना ले ले। इसको आधे एरो से दिखाते हैं। आधा एरो ये बताता है कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, B अपना ले रहा है। क्या बनेगा, A के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, B के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम हो जाएगा A फ्री रेडिकल, A फ्री रेडिकल। बेटा इसको हम मुक्त मूलक के नाम से भी जानते हैं, A मुक्त मूलक। सहसंयोजक बंध का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं। समविदलन जैसे ही सहसंयोजक बंध का बेटा कराते हैं, मुक्त मूलक प्राप्त होता है। मुक्त मूलक कैसे बनता है, कोई आपसे पूछता है तो कह देना, सहसंयोजक बंध का यदि हम समविदलन कराते हैं तो मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करा दिया। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन माने ऐसे बॉन्ड को तोड़ो कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, B अपना ले ले। A के पास एक इलेक्ट्रॉन, B के पास एक इलेक्ट्रॉन। जो A के पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछता है मुक्त मूलक किसे कहते हैं, क्या कहेंगे आप,
कहेंगे सहसंयोजक बंध के होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से मुक्त मूलक प्राप्त होता है। मुक्त मूलक बेटा ऐसा उदासीन परमाणु होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में? सहसंयोजक बंध है ना, ए बी के बीच में कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। ऐसे तोड़ो, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, बी अपना ले ले। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा समान रूप से हुआ। सहसंयोजक बंध को ऐसा तोड़ा गया कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा समान रूप से हुआ। ए अपना ले लिया, बी अपना ले लिया। जो ए के पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को मुक्त मूलक कहते हैं। तो मुक्त मूलक किसे कहते हैं? क्या कहेंगे आप? सहसंयोजक बंध के होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से मुक्त मूलक प्राप्त होता है। मुक्त मूलक ऐसा उदासीन परमाणु होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को बेटा हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। आ गया ना? इसका मतलब क्या क्लियर हुआ? सहसंयोजक बंध के होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से मुक्त मूलक प्राप्त होता है। एक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम सीखते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन किसे कहते हैं। ध्यान दें, ए और बी के बीच कौन सा बंध है? आपने कहा ये तो वही है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध ही है। इसको ऐसे तोड़ो, माने सहसंयोजक बंध का विदलन ऐसे कराइए कि ए और बी दोनों में से या तो ए या तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें और बगल वाला एक भी इलेक्ट्रॉन ना पाए। ऐसे विदलन को हम विषम विदलन कहते हैं। एक शर्त है, ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बी से, तो क्या होगा? चूंकि सहसंयोजक बंध है, ए का भी इलेक्ट्रॉन है, बी का भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने साझा किया है तो बंध बना है। इस बंध को ऐसे तोड़ो कि दोनों में से एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और एक भी ना पाए। इसको कैसे कहेंगे हम? यदि परमाणुओं के बीच, यदि सहसंयोजक बंध का विदलन ऐसे कराइए कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा असमान रूप से हो। ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी एक भी नहीं पाया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा असमान रूप से होता है। तो उसको क्या कहा? इसको पूरे तीर से दिखाते हैं बेटा। ए ने क्या किया? माइनस चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बी के ऊपर प्लस चार्ज, बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये जो बना ये माइनस ना, इसको कार्बे एनायन कहते हैं, कार्बे एनायन। और ये क्या है? कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। एक चीज तो क्लियर हो गया, ध्यान दें, एक बात तो क्लियर हो गया कि सहसंयोजक बंध का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराने पर कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन प्राप्त होता है। तो सहसंयोजक बंध को ऐसे तोड़ो, साझे का इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, बी एक भी नहीं पाएगा। और जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा माइनस चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। और जो कुछ नहीं पाएगा उस पर प्लस चार्ज होगा। जो माइनस चार्ज वाला है उसी को कार्बोएनायन कहते हैं, कार्बोरेनायन भी कहते हैं। और जिस पर प्लस होगा उसको कार्बोकेटायन के नाम से हम जानते हैं। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में एक कौन सा बॉन्ड फिजन है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसको हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन मीन्स हुआ कि जैसे ही करेंगे हम